द फ्यूचर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे मैं तकसीर अहमद आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 10th की मैथ की बात कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हम यहाँ पर तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और तीसरे चैप्टर का भी हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया है। आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है एक्सरसाइज 3.2। लेकिन 3.2 को पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको जानना आप लोगों को बहुत आवश्यक है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लिए तो फिर इस चैप्टर में आपके लिए कुछ बचा नहीं रहेगा। आज की जो लेक्चर होने वाली मतलब ये जो क्लास है ये पूरा का पूरा आपको एक्सरसाइज 3.2 का पूरा हल है, पूरा निचोड़ यही क्लास है। ठीक है, तो इसमें हम ये बताएंगे कि इस चैप्टर हमको करना क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमको सीखनी है, क्या क्या चीजें हमको करना है। ठीक है, तो चलते हैं। और ये ध्यान रखिएगा ये एक्सरसाइज 3.2 आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बिल्कुल भी आप नजरअंदाज मत करिएगा, बिल्कुल भी आप हल्के में इसको मत लीजिएगा। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जो भी बच्चे हमारी क्लास ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो क्लासेस हमारी स्टार्टिंग से लें। जैसे अगर स्टार्टिंग का मतलब ये है कि अगर आप प्रश्नावली 1 आपको अच्छे से आ रहा है तो ठीक है, प्रश्नावली आप 1 ना लीजिए, 2 आ रहा है 2 ना लीजिए। मतलब जो भी प्रश्नावली आप पढ़िए उसको आप स्टार्टिंग से पढ़िए। जब आप स्टार्टिंग से उसको पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीजें बताई गई हैं। ठीक है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग करके तब आपको आगे चीजें बताई गई। बीच से अगर आप वीडियो देखते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ चीजें मिस हो जाए, कुछ चीजें समझ में ना आए। ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में नॉलेज थोड़ा बहुत रखे हैं और कोई क्वेश्चन फंस जा रहा है तो वो क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन वो बच्चे जो नए नए हैं और वो मतलब स्टार्टिंग से पढ़ाई करना चाह रहे हैं क्लास 10th की, तो हम उनके लिए बोलेंगे कि हम जो चैनल है पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी, उसको उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें हाई स्कूल की पूरी वीडियो है, वहां पे अपलोड है, उसको आप बारी बारी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को ये बताया कि जो रैखिक समीकरण होता है इसको सॉल्व करने की 2 विधियां होती हैं। एक बीजगणितीय विधि होती है, अलजेब्रिक मेथड होता है, दूसरा ग्राफिकल मेथड होता है। तो जो अलजेब्रिक मेथड है उसको हम एक्सरसाइज 3.2 में देखेंगे, लेकिन जो ग्राफिकल मेथड है उसको हम एक्सरसाइज 3.2 में देखने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये हमने 3.1 में पढ़ लिया है। अब ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब x और y के मान कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो ग्राफिकल मेथड से एक्सरसाइज 3.2 में आप लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है कैसे है समझते हैं। इस सब के बारे में आपको अच्छे से पता है, बता चुके हैं कि रैखिक समीकरण क्या होता है। अब हम सीधे बात करते हैं इस जो हमने यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है। देखिए आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको इसमें 3 प्रकार की रेखा मिलेगी, 3 प्रकार की लाइन से आपको रूबरू होना पड़ेगा। वो 3 प्रकार की लाइन क्या होगी, वो पहली लाइन जो होगी वो उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्ट, मतलब प्रतिच्छेदी लाइन। फर्स्ट जो होती है प्रतिच्छेदी लाइन होती है। और प्रतिच्छेदी लाइन किसको कहते हैं, ऐसी 2 लाइनें जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या करती हो, काटती हूं, इंटरसेक्ट करती हूं, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी लाइन। तो ये देखिए ये लाइन हमने किया है, खींचा हुआ है, नाम भी दे सकते हैं एल और एम। तो ये क्या कर रही है, एक बिंदु पर काट रही है, तो ये कैसी लाइन होगी, ये होगी प्रतिच्छेदी लाइन। ठीक है, अभी केवल डिफिनेशन हम देख रहे हैं, तो प्रतिच्छेदी लाइन होगी। अब प्रतिच्छेदी लाइन होगी, उसके बाद हम देखते हैं दूसरी लाइन। दूसरी लाइन कौन सी होती है, तो दूसरी लाइन हम यहाँ बात कर रहे हैं समांतर लाइन की, समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, ऐसी 2 लाइन, ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी काटती नहीं है, और अगर उनको आगे या पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो वो सेम डिस्टेंस पे चली जाती है। ठीक है, जैसे रेल की पटरी आप लोगों ने देखा है वो पैरेलल होती है, कभी वो एक दूसरे से मिलती नहीं, तो उसी को कहते हैं हम प्रतिच्छेदी लाइन। समझ में आया, सॉरी पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइंस है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें ये ध्यान रखिएगा यहाँ का जो डिस्टेंस होगा और इस बिंदु का डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। अब जैसे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो इस रेखा में, लाइन में किसी भी 2 बिंदु को लेकर आप उनके डिस्टेंस चेक करेंगे तो वो डिस्टेंस समान आएगा, सेम आएगा। अगर ये इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसके भी कॉर्नर पे देखेंगे और इसके कॉर्नर में मिला तो 5 हो गया, इसके भी कॉर्नर के डिस्टेंस देखेंगे तो 5 ही होगा, इसके मिडिल का भी देखेंगे तो 5 ही होगा। तो ऐसी लाइन को ही हम कहते हैं कैसी, पैरेलल लाइंस। तीसरी लाइन की हम बात करते हैं उसको हम बोलते हैं संपाती लाइन। संपाती क्या होती है, कोइंसिडेंट। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे एक लाइन है,
एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन गुजर जाए, ठीक है, कोई एक लाइन है, उसी लाइन के ऊपर क्या हो जाए, कोई दूसरी लाइन गुजर जाए, तो उसी को कहते हैं हम कोइंसिडेंट। जैसे ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर हम कोई एक और लाइन ड्रॉ कर दें, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आया ना। अब देखिए ये हम तीनों लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं कि लाइन, इनका डिफिनेशन क्या है, मतलब पूरा तो नहीं लेकिन हल्की नॉलेज इसके बारे में रख चुके हैं। अब इस चैप्टर से कैसे हमको काम करना है, मतलब इससे हम क्या चैप्टर में यूज करेंगे, अब उसकी हम बात करते हैं। देखिए अब जैसे हमने कल एक्सरसाइज 3.1 बताया था, तो आपको हमने बताया था कि जो रैखिक समीकरण होता है दो चर का, उसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है। उसका स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। और हमने ये बताया कि इसमें केवल एक समीकरण से काम नहीं चलेगा, हमको दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, दो समीकरण लेंगे। तो ये पहला समीकरण होगा, एक और ऐसा ही समीकरण लेंगे तो उसको लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये दो इक्वेशन हमने लिया है। अब इस दो इक्वेशन से हम सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो पहली बात, आपको पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन देगा ऐसे ही दो इक्वेशन देकर, और आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि ये किस लाइन का इक्वेशन है। तो ये तीनों लाइन में से किसी एक का इक्वेशन रहेगा। कैसे फाइंड करेंगे वो हम अभी बात करते हैं। ये क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला है दो चर के रैखिक समीकरण का। ओके, अब देखिए, अब बारी बारी से इसकी हम बात कर लेते हैं। ये प्रतिच्छेदी इंटरसेक्ट लाइन होगी। अब देखिए जो लाइन अब जितनी बात बोल रहे बस उतनी बात आप बारी बारी से दिमाग में रखते जाइएगा। पूरा जो इसका कंक्लूजन है वो लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो प्रतिच्छेदी लाइन होगी, ठीक है, जो प्रतिच्छेदी लाइन होगी उसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। देखिए ऐसे भी देखने पर ये प्रतिच्छेदी लाइन किस बिंदु पर काटती है, केवल एक पॉइंट पर काटती है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं एक पॉइंट पर काटती है तो इसके कितने हल होंगे, एक हल। मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा इस समीकरण। जैसे अगर ये जो समीकरण देगा, अगर ये समीकरण प्रतिच्छेदी लाइन का होगा तो इसके केवल और केवल कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे। एक हल से ज्यादा इसके हल नहीं हो सकते। दूसरी बात करते हैं, अगर एक हल है, देखिए अगर एक हल है मतलब समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। याद रखिएगा जो इक्वेशन इंटरसेक्ट लाइन का इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो कैसा होगा, संगत होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। समझ में आ रहा है। अगर इंटरसेक्ट लाइन का इक्वेशन है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक होगा तो वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये बात आपको समझ में आया, ठीक है। अब ये यहां तक की बात करेंगे, इक्वेशन की अभी बात थोड़ी देर में बात करते हैं। देखिए फिर अगर दूसरे पाते हैं, तो अगर ये समांतर लाइन का इक्वेशन है, तो अगर ये सपोज दैट ये समांतर लाइन का इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, इसके कोई भी हल नहीं होगी। क्योंकि देखिए ये लाइन इस लाइन को कहीं भी इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं भी काट रही है, नहीं काट रही है। जब काट नहीं रही है तो इसके कोई भी हल नहीं होंगे। आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे अपने दिमाग में कुछ चीजें फिट कर लीजिएगा। क्योंकि जब ये एक दूसरे को कहीं कट नहीं करती तो इसके कोई भी हल नहीं होंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम में ऑप्शनल में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि समांतर लाइन दे देगा, समांतर लाइन दे दिया और इसका बोला कि इसके कितने हल होंगे। ऑप्शन में देगा एक हल, दो हल, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो कोई हल नहीं। तो कितना क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन एक दूसरे को कहीं भी काट नहीं रही है। तीसरे, अब अगर ये देखिए जब कोई हल नहीं निकलेगा, याद रखिए कि जब कोई हल नहीं निकलेगा तो वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर हल निकलता है, एक भी हल निकलेगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर उसके कोई हल नहीं निकलेंगे तो इनकंसिस्टेंट, असंगत हो जाएगा। तीसरी बात करते हैं, संपाती बता दिए संपाती। अब देखिए जो संपाती हो गई है, देखिए ये लाइन इस लाइन पे ही गुजरी है, तो इसके दूसरी लाइन जो छोटी लाइन है उसके जितने भी मान होंगे सब बड़ी लाइन पे ही होंगे। तो इसके हल कितने होंगे, इसके अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है। अगर अनेक हल होंगे, हमने क्या बताया, अगर हल होगा तो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत होगा। तो अगर इसका हल है तो कैसा होगा, ये संगत होगा। तो देखिए अगर इसका ये हल है तो ये कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर ये पता कैसे करेंगे, क्योंकि लाइन अगर देगा तो हम तो लाइन को देख के तो पता कर सकते हैं कि ये पैरेलल का है, ये कोइंसिडेंट है। लेकिन अगर कोई हमको इक्वेशन देगा, इक्वेशन हम कैसे पता करेंगे कि ये प्रतिच्छेदी का है कि समांतर का है कि संपाती का है? तब उसके लिए ये फार्मूला जो हम नीचे लिखे हुए इसका इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप ये दिया गया है, दो इक्वेशन देगा इस टाइप से, ये तो स्टैंडर्ड है। कोई जैसे ये दे दे, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, मानते हैं देखिए ये दिया है 2x प्लस 3y प्लस 20 इक्वल 0, एक इक्वेशन ये लेते हैं। दूसरा इक्वेशन ये ले लेते हैं 4x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल 0, ये इक्वेशन ले लेंगे। अब सपोज दैट ये इक्वेशन देगा और इस इक्वेशन से पूछेगा कि बताइए ये जो इक्वेशन है ये किस लाइन का इक्वेशन है। बस आपको इतना क्वेश्चन देगा, ये इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि ये किस लाइन का इक्वेशन है। तो क्या करना है, आपको इसमें में से ए बी सी की वैल्यू निकालना है। आपको पता है ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो पहला इक्वेशन है उसको इससे पहले स्टैंडर्ड फार्मूले से तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 की वैल्यू निकल आएगी। फिर दूसरे इक्वेशन को दूसरे स्टैंडर्ड फार्मूले से वैल्यू निकालेंगे तो a2 b2 c2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब जब दोनों की वैल्यू निकल गई तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्या लिखा है, जो पहला होगा वो a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है। तो अगर लिखिएगा जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू निकालेंगे तो जैसे इसका a1 आएगा 2 और b1 कितना है इसका 3 है, तो a1 अपान a2 है तो 2/4 और इक्वल b1 अपान b2 है तो b1 की वैल्यू कितनी है 3 है, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पे क्या है, अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अगर a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है तो वो कैसे किस लाइन का इक्वेशन होगा, तो वो होगा प्रतिच्छेदी का। तो ये देखिए a1 अपान a2 की वैल्यू ये दिया गया है, b1 अपान b2 की वैल्यू ये दिया गया है। क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अगर ये इक्वल नहीं दिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अतः ये जो इक्वेशन दिया गया है किस लाइन का इक्वेशन है, ये जो दिया गया है वो प्रतिच्छेदी लाइन का इक्वेशन है। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही आपको देगा, ऐसे ही बारी बारी समांतर का भी चेक कर सकते हैं आप। तो ये पूरी कहानी है इस चैप्टर की। अब इसी से सब आपको बता सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन दिया गया है, अब आपसे पूछा है कि अब देखिए अगर ये क्लास आप लोग अच्छे से लिए और आप समझ गए तो आपको चैप्टर में जरूरी नहीं है कि हमारी क्लास लेने की जरूरत पड़े। इतना हम बता रहे हैं कि अगर इस लेक्चर को आप अच्छे से समझ रहे हैं तो इसके आगे के लेक्चर लीजिए या ना लीजिए, एक्सरसाइज 3.2 का आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बस दिमाग कैसे लगाना है कि देखिए जो भी इसमें पूछेगा, क्वेश्चन देगा, लाइन का इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछेगा कि ये बताइए ये संगत है कि असंगत है। तो संगत और असंगत के लिए आपको दिमाग में ये रखना है, संगत कौन कौन से होते हैं, जिसके हल निकलते हैं। और हल किसके निकलते हैं? प्रतिच्छेदी का निकलता है और संपाती का निकलता है। जो आपका पैरेलल लाइन से थे इसके हल निकलते नहीं है, तो जिसके हल निकलते हैं वही संगत होता है। ठीक है, तो अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं, आप ये दिखा देते हैं कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो वो कैसा हो जाएगा? संगत हो जाएगा। और अगर ये दिखा देते हैं आप कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये संपाती का है, तब भी ये संगत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये दिखाते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो इसका मतलब होगा कि वो समांतर का है, इसलिए वो असंगत है। इसमें 3 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपको ग्राफ सॉल्व करने के लिए देगा, दूसरा आपको देगा ये पूछेगा कि ये किस लाइन का इक्वेशन है, दूसरा बनेगा। तीसरा जो बनेगा आपको ये पूछेगा कि लाइन इक्वेशन दे देगा और ये पूछेगा कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से, मुख्यतः ये 3 प्रकार से बनते हैं। ठीक है, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन। तो उम्मीद देखिए इसका जो है ये फार्मूला है, इसका जो है ये फार्मूला। और आपको बता दें याद करने के लिए, जैसे कभी कोई भूल जाता है इंसान, तो याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इसको अगर आप जैसे ही हमने सीरियल से लिखा है, सीरियल्स आप अपने दिमाग में रखेंगे तो याद करना आसान होगा। क्यों? फार्मूला याद करना आसान होगा। कैसे? अगर आप प्रतिच्छेदी का पहले लगाते हैं तो यह बनता है, देखिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, b2 बराबर c1 अपान c2। अगर स्टार्टिंग से मतलब सीरीज सही है तो पहले का कट लगा देंगे तो ये बन जाएगा किसका? प्रतिच्छेदी का। ठीक है,
अब पहले का कट नहीं लगाएंगे, दूसरे में कट लगा देंगे तो ये किसका बन जाएगा, समांतर कट, ठीक है। अब तीसरे किसी में कट नहीं लगाएंगे तो वो बन जाएगा किसका, संपाती का। तो आपको फार्मूला याद करना आसान हो जाएगा, लेकिन कब, जब आप ऐसे सीरियल से, अगर आप ऐसे याद करते हैं संपाती का पहले, तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। तो हम यही कोशिश करेंगे कि आप लोग जैसे हमने लिखा है, पहले हमने इसको बताया तो आप इसको दिमाग में रखिएगा, तो आपको फार्मूला याद करने में कठिनाई नहीं होगी। और मेन आपका यही फार्मूला है, पूरी गुणा गणित पूरा टेक्निक सब इसी पे है। इसको अगर आप सॉल्व इसको नहीं समझ पाएंगे तो ये बताना कि इसके कितने हल होंगे, कितने हल नहीं होंगे, थोड़ा दिक्कत होगा। क्योंकि ये नहीं देगा कि आपको ये दे देगा लाइन दिखता रहेगा, दिखेगा नहीं, आपको केवल और केवल इक्वेशन देगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ में साथ एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी नोट्स से कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि मैथ का मतलब होता है जब तक आप पेपर और पेन का यूज नहीं करेंगे आपको मैथ आने वाली नहीं है। आप जितने भी लेक्चर ले रहे हैं, एक भी लेक्चर ले रहे हैं तो उसको अपनी कॉपी में लिखिएगा और एक सिस्टमैटिक नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 10 के 10 छात्रों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या बतानी है। आपको इस क्वेश्चन को अलजेब्रिक मेथड से नहीं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड का सॉल्व करना तो हमने नहीं बताया था, लेकिन ग्राफिकल मेथड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ग्राफ में, वो हमने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ग्राफ में हमने बता दिया था, आज ग्राफ से वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, पहले तो क्या बनाएंगे, देखिए हमने कल ही बताया था आप लोगों को कि अगर अलजेब्रिक ग्राफिकल मेथड लगाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अलजेब्रिक मेथड से आपको इक्वेशन लाना पड़ेगा। जब तक इक्वेशन नहीं लाएंगे तब तक आप ग्राफ में कैसे प्लॉट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर ग्राफिकल बोल भी रहा है तब भी आपको अलजेब्रिक लाना ही होगा। तो बात करते हैं पहले अलजेब्रिक इक्वेशन लाने की, कि कक्षा 10 के छात्रों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया है। बात कर रहा है कक्षा 10 के 10 छात्रों ने, ठीक है, और उसमें लड़के और लड़कियां शामिल है। तो चलिए देखिए, मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या x, माना लड़कों की संख्या बराबर संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है, तथा लड़कियों की संख्या y है, ठीक है। अब देखिए, अब लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10। तो 10 स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट होते कौन है, लड़के और लड़की तो मिलकर बनते हैं। तो अगर मतलब x और y को हम जोड़ दें तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 10। तो वही करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात इसने क्या बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब किसकी संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक है, तो लड़कियों को क्या माने हैं, y माने हैं, और लड़कों को क्या माने हैं, x माने हैं, ठीक है। तो अगर लड़की की संख्या क्या है, ज्यादा है किससे, लड़कों से, तो 4 किसमें प्लस करेंगे, लड़कों में प्लस करेंगे, क्योंकि ज्यादा कौन है, लड़की ज्यादा है। तो बराबर ये इक्वेशन को बराबर दिखाने के लिए जब लड़कों में भी हम 4 प्लस कर देंगे तभी दोनों बराबर आएंगे। तो ये हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब हो गया, अब हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो ग्राफ में प्लॉट करने से पहले हमने क्या बताया था, आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, कम से कम कितने, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आप वही पहले कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू निकालते हैं, x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको बता चुके हैं। फिर से देखिए, पहला इक्वेशन लीजिए, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 10 दिया है। देखिए यहाँ पे, या पहले इसी से बना ले, इसका y की वैल्यू दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे चार्ट एक बनाएंगे, चार्ट यहाँ पे देखिए, इसका चार्ट हम यहाँ बना रहे हैं। एक जगह लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y, ठीक है। अब देखिए y का मान दिया है, तो y का मान निकालने के लिए x का कितना मान रख दें कि y का मान निकल जाए। अब याद रखिएगा, आपको ज्यादा वैल्यू बड़ी तो ले नहीं जानी है। तो अब x की जगह पे अगर 1 रख देंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कर दीजिए x बराबर अगर 1 रखेंगे
तो एक यहाँ पर रखेंगे, 4 यहाँ, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो x बराबर अगर 1 रख रहे हैं तो y बराबर कितना मिल रहा है हमको, 5 मिल रहा है। अब क्या करेंगे, अगर x की जगह अब और कुछ लिख दीजिए। चलिए अगर x की जगह हम -2 रख दें, क्या लिख दें, x की जगह अगर -2 रख दें तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 में से 2 निकल जाएगा तो कितना आएगा, 2। तो अगर x का मान हम -2 ले लें, x का मान कितना ले लें, -2 ले लें, तो y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा आपको 2 आएगा। ठीक है, इसका मान आएगा आपको 2। अब देखिए क्या है कि इसका निकाल दिया, अब x प्लस वाई बचा हुआ है। तो देखिए x प्लस वाई को यहाँ x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, तो करेंगे क्या, x प्लस वाई बराबर 10 दिया है, तो क्या इसमें किसी एक की वैल्यू तो y को उस तरफ इस बार ट्रांसफर करते हैं। तो x बराबर कितना दिया है 10 और उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई। आ गया समझ में। तो अब देखिए, तो x बराबर 10 माइनस वाई है। अब यहां पे क्या करेंगे कि y की कौन सी ऐसी वैल्यू रखें कि x की छोटी वैल्यू प्राप्त हो। तो अगर देखिए y बराबर हम 5 रख दें तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। तो अब इसके लिए दूसरा टेबल बनाएंगे, तो इसकी टेबल यहां बना लेते हैं। चलिए टेबल यहां बना लिया हमने, ये ऊपर x लिखते हैं, नीचे y लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे y कितना रख रहे हैं, y 5 रख रहे हैं, तो 10 में से 5 निकलता है, बस कितना रहा है 5। तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है 5। ठीक है, अब कौन सी ऐसी वैल्यू रख दें, ज्यादा से ज्यादा छोटी वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे -5 रख दें तो ज्यादा हो जाएगा, माइनस नहीं रखेंगे। तो अगर हम y की वैल्यू 6 रख दें, y की वैल्यू अगर 6 रखें, अगर y की वैल्यू हम 6 रख रहे हैं तो x की वैल्यू में कितनी प्राप्त हो रही है, देखिए y की वैल्यू 6 रखेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो x की वैल्यू आ गई हमको 4। ये आपको हो गया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ में इंगित कर देना, प्लॉट कर देना। तो देखिए पहले ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ के लिए देखिए क्या करना है, ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। ये और इसको आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो उसी की हम बात करते हैं। क्वेश्चन लड़कों लड़कियों की संख्या, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ये 0 होगा, ऊपर जाने ये जो होता है एक्स एक्सिस होता है और ये वाई होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको इसका कोऑर्डिनेट निकला है, देखिए x का कोऑर्डिनेट 1 और 5 है, ठीक है। तो अब देखिए यहीं पे, तो पहले अब वैल्यू को आप अच्छे से देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कहां तक जा रही है, 6 तक जा रही है। आप चारों तरफ 6 दिखा सकते हैं, तो दिखा दीजिए। तो इधर जाएंगे तो ये x है, तो ये 1 2 3 4 5 6 यहां तक चले गए। नंबर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। ऊपर भी ऐसे करिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इधर भी करिए 1 2 3 4 5 6। इसको भी अब नीचे जाते हैं तो माइनस में होता है, तो ये माइनस में वैल्यू होगी, तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अब इस तरफ जाएंगे तो ये एक्स एक्सिस के इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसकी 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब आपको प्लॉट करना है। देखिए x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो मतलब x पे हम 1 जाएंगे, x पर कितना जा रहे हैं, यहाँ पे 1 जा रहे हैं, x पे 1 जा रहे हैं। तो y पे कितना जा रहे हैं, 5। तो y पे 5 है, ये y ये है, y पे 5 चले गए तो यहाँ पर। तो इन दोनों अगर यहाँ से इसको ऐसे डॉट कर दें, ऐसे ऐसे डॉट करें तो यहाँ आता है, इसका डॉट करें यहाँ। तो जो ये जो पॉइंट होगा 1,5 ये इस पॉइंट पे रहेगा, ये रहेगा 1,5 का, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा डार्क हम कर देते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा। 1,5 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऐसे बनाएंगे -2 और +2। तो मतलब x एक्सिस पे कितना है, -2। तो x पे -2 यहां पर आएगा और y पे +2 है,
तो मतलब ये इसको अगर यहां से ऐसे करें और ये दो यहां पर है, तो ये पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ग्राफ में निरूपित करने के लिए कम से कम दो बिंदु आपको चाहिए, दो बिंदु आपको मिल गए हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या करना है, एक सीधी लाइन से आपको मिला देना है। एक सीधी लाइन खींचिए और ये इसको बढ़ा भी सकते हैं, तो ये लाइन को हम ऐसे देखिए, ये ऐसे हम खींच दिए। स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए यहाँ पे, तो हमारे पास स्केल नहीं है, इस वजह से लाइन ऐसी बन रही है। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से करिएगा। अब दूसरी लाइन का लिखते हैं। अब ये देखिए, ये जो लाइन हमने खींचा ये किस लाइन का इक्वेशन है, तो ये तो हमने बनाया है इस लाइन से ना, y बराबर x प्लस 5। तो इस लाइन को लिखना भी पड़ेगा कि ये किस लाइन का इक्वेशन है, y बराबर x प्लस 4 का। ठीक है, और आप इस बिंदु का कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं इसका, तो देखिए x पे 5 है, y पे 5 है, तो x पे 5 जाइए, x पे 5 ये है, तो अगर यहाँ पे जाते हैं और y पे 5 कहाँ है, y पे 5 यहाँ पर, मतलब ये पॉइंट मिलता है हमको। ठीक है, अब ऐसे करेंगे, x पे 4 है और y पे 6 है, x पे 4, x पे 4 जाइए और y पे 6, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपको 6 मिल रहा है। ठीक है, 6 मिल रहा है, तो यहाँ से इसको भी मिलाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए मिल रहा है 6, x पे 4 है और y पे 6 है, तो y पे 6 यहाँ इस वाले पॉइंट। तो ये दोनों देखिए बिंदु क्या है, ये बिंदु एक बिंदु आपको यही मिला है 5 5 यहाँ पे, और ये बिंदु यहाँ पे, तो इस दोनों को भी मिला दीजिए आप ऐसे। ठीक है, तो ये बात बिंदु। अब ये बिंदु जो आपको मिलेगा, ये बिंदु, इस बिंदु पर आपको वैल्यू बताना है, ये किस कोऑर्डिनेट का आपका इक्वेशन बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहां से अब जब इसको नीचे ले जाएंगे तो ये देखिए 3 पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप जब स्केल की हेल्प से करेंगे तो ये वैल्यू यहां पे ना होकर हल्का सा ऊपर आपको 7 के आसपास दिखेगा। ठीक है, तो वैल्यू 3 और 7 होगी। ठीक है, मतलब लड़कों 3 और 7 होगी। तो अब बड़ा कौन है, ज्यादा कौन है, आपको अच्छे से पता है, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 और 7 होगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या। मतलब ये पॉइंट देखना कि जब दोनों लाइन एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेट लिखने पर देखिए, जो एक्स एक्सिस पे होता है वो 3 होता है, मतलब एक्स एक्सिस जो होगा वो पहले लिखा जाता है, तो एक्स अक्ष पे कितना है, 3 है। 3 किसकी संख्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि एक्स को हमने क्या माना है, एक्स बराबर लड़कों की संख्या माना है और वाई बराबर लड़कियों की संख्या। तो अगर इस बिंदु को कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 3 और 7 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखिए इस बिंदु पर अगर इस पॉइंट को हम नीचे की तरफ करें ये 3 पर आकर मिलेगा, और अगर ये वाई अक्ष पे करेंगे तो ये 7 पे जाके मिलेगा। ठीक है, 7 पे मिलेगा, तभी तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा टोटल स्टूडेंट। तो ये आपको 3 और 7 मिलेगा। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ये बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर, अतः लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। लड़कियों की संख्या बराबर 7। ऐसे ही आपको ग्राफिकल मेथड से आपको जो लीनियर इक्वेशन देगा उससे आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इससे एक और क्वेश्चन है, उसकी बात करते हैं। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 का पहले का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है, अब देखिए दूसरा पार्ट करते हैं। चलिए, और अब इसके लिए देखिए क्या है कि दिया क्या है क्वेश्चन में कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना दिया गया है, कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का कीमत आपको बतानी है। तो और इसको सॉल्व किस विधि से करना है, ग्राफिकल मेथड से करना है। तो ग्राफिकल मेथड के लिए पहले अलजेब्रिक इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालिए उसको। तो पहले मान लेंगे, माना एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए x, तथा एक पेन कलम है, कलम लिख लीजिए, एक कलम का मूल्य y है।
y है, ठीक है। तो माना है कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य कितना है, y है। तो बोला क्या है कि 5 पेंसिल है, तो 5 एक पेंसिल की कीमत अगर x है तो 5 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी, 5x। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप दुकान में सामान खरीदने जाते हैं तो हम बोले कि अगर एक चौक की कीमत कितनी है, 10 रुपए है, तो 3 चौक की कीमत कितनी होगी, 3 चौक के बारे में बोले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 रुपए। सेम ऐसे काम यहाँ पे करना है कि एक पेंसिल की कीमत x रुपए है, तो 7 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 5x। 5 पेंसिल की 5x हो जाएगा। और कलम कितना है, 7 कलम है, तो 7 कलम की कीमत कितनी हो जाएगी, 7y। और दोनों को मिलाकर वो पेड कितना कर रहा है, 50 रुपए, ठीक है। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50 रुपए। इसी को इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरा पढ़िए, जबकि 7 पेंसिल का मतलब 7x और 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मतलब 5y, ये कितना हो जाएगा, इसका मूल्य कितना है, 46 रुपए। ये इक्वेशन नंबर दूसरा। तो एक पेंसिल तथा एक कलम की कीमत हमको बताना है। तो अगर इस इक्वेशन में हम किसी एक की वैल्यू निकाल दें तो यहां से देखिए ये 5x है, 7 को उस तरफ ले जाएं तो देखिए उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर 7y, 50 माइनस 7y। ये 5 उस तरफ ट्रांसफर, इसको भी कर दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 7y। और ये अपान 5 कर दीजिए, इसको इस तरफ जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो इसके भी नीचे 5 आ जाएगा, इसके भी नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 10 माइनस 7 अपान 5, ये वैल्यू निकल के सामने आ गई। अब आपको कोई ऐसी दो वैल्यू निकालना है तो इसके लिए चार्ट बनाना है, तो इसके लिए टेबल बना लीजिए। ये हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये टेबल बनाया, इसको x माना, इसको y माना। तो y की कितनी वैल्यू निकले कि x का मान, अगर तो देखिए यहाँ पे 5 है, तो अगर हम y के 5 मान लें तो 5 में से 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या, 10 माइनस 7। तो अगर x बराबर y बराबर हम 5 लेते हैं, y बराबर यहाँ पर 5 लेंगे तो देखिए यहाँ पर सॉल्व अगर करेंगे इसको हम, तो देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं x बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 7 अपान 5। और y की जगह हम कितना माने, 5 माने, तो 5 इसको यहाँ पे कर देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 10 माइनस 7। 10 माइनस 7 कितना होता है, 3 होता है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। फिर अगर इसको और सॉल्व करना है तो इसके लिए हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसको हटा दिए और अगर y की जगह हम 10 ले लें, वैल्यू तो थोड़ा ज्यादा हो जा रही है क्योंकि छोटा तो किया नहीं, और इसको अगर y की वैल्यू 10 मान लें, हम मानना है, मान लीजिए अगर y की वैल्यू 10 मानेंगे तो 5 से 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करिए, 10 माइनस 7 अपान 5। तो क्या हम और कुछ मान सकते हैं, इसको अगर -5 मान लें, इसको अगर -5 ले लें, -5 तो ये कट जाएगा, तो -1 का मल्टीप्लाई माइनस तो और बड़ी हो जाएगी, नहीं तो आप ऐसा करिए, इसको 10 ही मानेंगे तो 5 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आप मान लीजिए 10। अगर y की वैल्यू आप 10 करते हैं तो 5 से ये कट जाएगा, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, तो ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो ये 10 माइनस 7 टू जा कितना होगा, 14 होगा, 7 टू जा 14 होगा, 14 किया। अब x माइनस कर देंगे तो x बराबर क्या, 14 में से 10 जाएगा, कितना आएगा, 4, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो अगर y बराबर आप 10 ले रहे हैं, y बराबर आप क्या ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, तो x का मान कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। आया समझ में, तो ये हुआ, इससे एक चार्ट बन के तैयार हुआ। 7x प्लस 5y बराबर 46 है, तो देखिए इसको 7x, तो यहाँ से क्या करिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए आप, इसमें x की वैल्यू निकाली थी, इसमें y की, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, 46, और 7x बन जाएगा तो -7x हो जाएगा, ठीक है। अब y बराबर ये, y बराबर क्या कर दिए चीजें, 46 माइनस 7x है, तो ये 7x और अपान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या करना है आपको, अब आपको x की कैसे टेबल बनाना है, तो पहले टेबल बनाइए। यहाँ पे देखिए एक टेबल बना लीजिए आप, टेबल बनाइए ऐसे, x है और y है,
ठीक है, x का क्या मान रखे हैं यहाँ पे, x का क्या मान रखे हैं कि y का मान प्राप्त हो जाए। तो x का क्या, अगर x बराबर 8 हम रख दें, x बराबर 8 यहाँ पर रखें, 7 8 जा 56 होगा, 56 यहाँ पर होगा, 46 यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो -10 आएगा, और -10 से अगर देखो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा 46, माइनस इसको करेंगे तो 56 आएगा, और बाई 5 होगा, तो माइनस करेंगे तो -10 होगा, 56 में से 46 आएगा -10, और ये 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो अगर x का मान हम क्या रख रहे हैं, x का मान हम रख रहे हैं अगर 8, x का मान क्या रख रहे हैं 8 रख रहे हैं, तो y का मान कितना मिल रहा है -2, तो वही कर दीजिए, x का मान अगर हम 8 रख रहे हैं तो y का मान मिल रहा है -2। ये पहला स्टेप हो गया, एक कोऑर्डिनेट हमको मिल गया है। अब देखिए हम दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अब क्या रखा जाए, अगर यहाँ पे देखिए x बराबर -2 रख दें, x बराबर क्या रख दें -2 रखें, तो क्या मिलेगा, देखिए सॉल्व कर लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 46 होगा, माइनस x बराबर -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 मल्टीप्लाई -2 और अपॉन 5, इसको आगे सॉल्व करिए, तो ये 46 होगा, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, और अपॉन 6 हो जाएगा, अपॉन 5 होगा, ठीक है। तो 7 2 जा 14, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को, 46 और 14 कितना हो जाएगा, 46 14 60, तो ये 60 हो जाएगा, 60 अपॉन 5, तो इसको काटेंगे कितना आएगा 12 आएगा। तो अगर x बराबर आप -2 रख रहे हैं, x बराबर कितना रख रहे हैं -2 रख रहे हैं, तो y का मान कितना मिल रहा है आपको 12 मिल रहा है, तो यही वैल्यू रख दीजिए। तो x बराबर अगर आप -2 रख रहे हैं तो y का मान कितना मिल रहा है 12 मिल रहा है, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आपको बनानी है टेबल। अब देखिए जैसा कि आपको इसमें अच्छे से देख रहे होंगे तो वैल्यू बड़ी आ रही है, ये वैल्यू बड़ी आई है, वहां भी 10 आया है, तो मतलब जो मान आएगा वो बड़े पैमाने पर आएगा। तो उसके लिए हमको ये पूरा बोर्ड की जरूरत पड़ सकती है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये सब हटा दे रहे हैं आपको, क्योंकि ये कैलकुलेशन हो गया है। आप इसको आगे भी देख सकते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं सबको। केवल चार्ट की जरूरत पड़ती है, तो इस चार्ट को इधर बना लेते हैं, इस चार्ट को इधर बना ले, x और y बनेगा, और ये बनेगा 3 5 -4 है और 10 है, ये टेबल है। उसको भी हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे क्या, देखिए, चलिए बनाते हैं, ये देखिए, और इसको इधर से यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, तो ऊपर भी वैसे बनाएंगे। अब देखिए क्या करते हैं, 10 तक कम 12 तक ले जाना है तरफ, तो 12 तक ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। चलो ऊपर भी ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर भी आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया। 12 नीचे भी जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इधर जाएगा। तो अब यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उधर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू माइनस में रहेगी, ये वैल्यू माइनस में रहेगी, और ये 0 रहेगा, वो ये x एक्सिस होता है और ये होता है y। अब यहाँ पे तुरंत देखिए, x बराबर 8 है, y बराबर कितना है -2, तो x बराबर कितना है 8 जाइए, x बराबर 8 जाइए, और y बराबर कितना आ रहा है -2, तो y का मान नीचे रहता है -2 में, तो -2 ये पॉइंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 8 है, तो यहाँ से चलिए, और -2 यहाँ से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया।
अब इसको देखिए, अगर x बराबर -2 ले ले रहे हैं, x बराबर -2 का मतलब ये होगा, x बराबर अगर -2 ले रहे हैं तो y बराबर कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है। x बराबर 2 ले रहे हैं तो y बराबर 12 मिल रहा है। तो मतलब अगर यहां से हम ऊपर ऐसे ऐसे जाएं 12 के बराबर तक, तो ये पॉइंट मिलेगा। और इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, ये जो जा रहा है कहां पे, इससे मिला देंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन बनाइएगा स्केल के इस रख के, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं ऐसा, तो हम समझा सकते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप जब वहां पे स्केल से बनाएंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब दूसरा, ये किस लाइन का इक्वेशन है, जिस लाइन का इक्वेशन हम लिखा है उसको लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है, 3 और 5 है, तो x पे 3 जाइए, x पे 3 जाएंगे, y पे कितना जाएंगे 5, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो x पे 3 है, y पे 5 है, तो मतलब ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, यहाँ। तो इस पॉइंट को प्लॉट कर लीजिए। फिर दूसरा क्या है, x पे -4 जाइए, x पे -4 यहाँ पर हमने आया, और y पे 10 है, y पे 10 कहाँ पे जाएंगे हम, y पे 10 यहाँ पे जाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट और इस पॉइंट को जब हम मिला देंगे ऐसे करके, तो ये कहीं पॉइंट यहाँ पे काटेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए इसका मतलब ये है कि ये x एक्सिस को दिखा रहा है और ये y, तो इसका जो आंसर आएगा वो, जो यहाँ पे जो पेंसिल की कीमत है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो पेंसिल को हम क्या माने हैं कि एक पेंसिल की कीमत x है। ये देखिए जब एग्जैक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे ना काट के ये यहाँ पर काटेगा, यहाँ पे इस बिंदु पर। ठीक है, अगर स्ट्रेट इसको बना दिया जाए तो ये यहाँ पे काटेगा, तो मतलब ये जो है इस बिंदु पे काटेगा। और इस बिंदु पे देखिए आप क्या है कि x कितना, जो y की कीमत है, y एक्सिस पे कितना दिख रहा है आपको, y एक्सिस पे ये 3 के करीब दिख रहा है। और ये मतलब यहाँ पे ये जो इसका कोऑर्डिनेट आएगा वो 3 और 5 आएगा। मतलब x पे देखिए, x पे ये आपको 3 दिख रहा होगा ये यहाँ पे, और y पे कितना है, y पे ये इसके बराबर जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, तो जो आप जब वहां पे अपने से बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पे तो हम ऐसे बना रहे हैं, इस वजह से थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, लेकिन आप जब स्केल से बनाएंगे तो उसमें सही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला वैल्यू रहती है वो x का मान रहता है, और जो दूसरा वैल्यू रहती है वो किसका मान रहता है, y का मान रहता है। जो पहली वैल्यू है x का मान रहता है, जो दूसरी वैल्यू y का मान। तो x का मान कितना है, x किसको माने हम, पेंसिल को। ठीक है, तो एक पेंसिल की कीमत 3 हो जाएगी और एक कलम की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।